हमारा पैसा कहाँ है? भाई बहन ने हमारा कहाना देते हैं। आपकी कंपनी ने हमसे झूठ कहा, प्रोजेक्ट कभी नहीं बनेगा, है ना? हर किसी का एक सपना होता है, अपना घर, एक ऐसी जगह जो सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि उम्मीदों और यादों से बनी हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस सपने को पूरा करने निकलते हैं तो एक हकीकत है जो दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें। एग्जैक्टली। और मन में बस एक ही सवाल आता है, ये घर इतने महंगे क्यों हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का विश्लेषण है जिसका नाम है रियल एस्टेट स्कैम, प्राइस इन्फ्लेशन का सच। और ये नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सिर्फ महंगाई का विश्लेषण नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की परतें खोलता है जो हमें और आपको आमतौर पर दिखाई नहीं देता। तो चलिए इस खेल के पीछे की कहानी को समझते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी बहुत ही दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। ये कोई धोखे या फ्रॉड की तरह सामने नहीं आती। अच्छा, पूरा सिस्टम है वो एक सोची समझी कई चरणों वाली रणनीति है। ओके। और इसका हर कदम खरीदार की साइकोलॉजी यानी उसके मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है। हम जमीन खरीदने से लेकर घर बेचने के आखिरी दबाव तक हर पहलू पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट में सबसे पहली चीज क्या है? मतलब ये खेल शुरू कहाँ से होता है? ये खेल शुरू होता है जमीन से। इससे लैंड बैंकिंग कहा गया है। लैंड बैंकिंग? हाँ, इसमें होता ये है कि जो बड़े डेवलपर्स हैं वो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े तब खरीद लेते हैं जब दाम बहुत कम होते हैं। मतलब शहर के बाहर या जहां भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां? एग्जैक्टली। और फिर वो सालों तक उस जमीन को बस खाली छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन इससे क्या होता है? ये तो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जैसा लगता है। पर इसका असर सीधा बाजार पर पड़ता है। जब इतनी सारी जमीन रोक ली जाती है तो मार्केट में जमीन की एक कमी महसूस होने लगती है। एक बनावटी कमी? बिल्कुल। और जहां कमी होती है वहां दाम बढ़ना तो तय है। देखिए, ये कानूनी रूप से गलत नहीं है, पर इससे एक आम खरीदार को क्या लगता है? उसे लगता है कि दाम असली डिमांड की वजह से बढ़ रहे हैं। हाँ, जबकि हकीकत में सप्लाई को जानबूझकर रोका गया था। खेल तो यहीं से शुरू हो जाता है। वाह। तो एक भी ईंट रखने से पहले ही कीमत बढ़ाने की नींव रखी जा चुकी है। सही बात। ठीक है, जमीन आ गई। अब अगला कदम क्या होता है? अगला कदम है मुकाबले को, कंपटीशन को खत्म करना। कैसे? स्क्रिप्ट में बताया गया है कि कई शहरों में बिल्डर्स एक अनौपचारिक समूह बना लेते हैं, एक तरह का कार्टेल। कार्टेल मतलब वो मिलकर दाम तय करते हैं। हाँ, वो किसी खास इलाके के लिए एक न्यूनतम दाम, एक मिनिमम प्राइस तय कर देते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिल्डर उस तय दाम से नीचे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, चाहे उसकी लागत कम ही क्यों ना हो। तो जब एक खरीदार मार्केट में जाता है उसे हर प्रोजेक्ट का रेट लगभग एक जैसा ही मिलता है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। इससे ये भ्रम पैदा होता है कि डिमांड बहुत मजबूत है और यही मार्केट रेट है। जबकि असल में ये मुकाबले को खत्म करके कीमतों को बनावटी तौर पर ऊंचा रखने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत चालाकी भरा है। ठीक है, तो जमीन कंट्रोल कर ली, कंपटीशन खत्म कर दिया, लेकिन खरीदार को कैसे यकीन दिलाया जाता है कि ये बढ़ी हुई कीमत सही है? हाँ, अब आता है इस खेल का मनोवैज्ञानिक पहलू, जिसे स्क्रिप्ट फेक डिमांड क्रिएशन कहती है। फेक डिमांड, नकली मांग, ये कैसे करते हैं? जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो डेवलपर्स अपने ही कर्मचारियों, परिवार वालों या एजेंट्स के नाम पर शुरुआती यूनिट्स बुक करवा देते हैं। क्या बात करें? हाँ, इससे वो दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट का मान लीजिए 40 से 60% हिस्सा लॉन्च के तुरंत बाद ही बिक गया। सोल्ड आउट के बोर्ड लग जाते हैं। और ये देखकर असली खरीदार तो घबरा जाएगा। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। जब असली खरीदार देखता है कि प्रोजेक्ट इतनी तेजी से बिक रहा है तो उसमें एक डर पैदा होता है। वो मौका छूट जाने का डर, जिसे फोमो कहते हैं। वही, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस डर की वजह से वो प्रीमियम दाम देने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसे लगता है अगर अभी नहीं लिया तो हाथ से निकल जाएगा। जबकि असलियत में शुरुआती खरीदार बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ बिक्री का एक भ्रम है, एक नाटक जो उस बढ़ी हुई कीमत को सही ठहराने के लिए रचा जाता है। अविश्वास नहीं, मतलब जिस डिमांड को देख के खरीदार पैसा लगा रहा है वो डिमांड ही असली नहीं है। इस कहानी में एक और किरदार है जिसके बिना ये सब अधूरा है, पैसा, मतलब ब्लैक मनी। स्क्रिप्ट में इसका भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत अहम है। रियल एस्टेट में कैश का लेन देन ये बहुत आम है। जैसे मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो डील अक्सर ऐसी होती है कि 30 लाख व्हाइट मनी मतलब बैंक के जरिए और बाकी 20 लाख कैश में। अच्छा, लेकिन इससे कीमत कैसे बढ़ती है? आप सोचिए, ये कैश का लेन देन बाजार में एक नकली मुकाबला पैदा करता है। कैसे? एक खरीदार है जिसके पास सिर्फ व्हाइट मनी है, वो उस खरीदार से कंपटीशन ही नहीं कर सकता जिसके पास कैश रखा है।
क्योंकि बेचने वाला हमेशा कैश वाले को प्राथमिकता देगा, उसे उस 20 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सही बात है। तो जो ईमानदार टैक्स पेयर है वो इस रेस में पीछे रह जाता है और इससे डिमांड और बढ़ी हुई दिखती है, दाम और ऊपर जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और पहलू है सर्कल रेट और मार्केट रेट का अंतर। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। सरकार का रेट कुछ और होता है और बिल्डर कुछ और ही दाम बताता है। इसका सीधा और दोहरा फायदा डेवलपर को होता है। सर्कल रेट वो सरकारी रेट है जिस पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है। हाँ, मान लीजिए सरकार का सर्कल रेट 30 लाख है, लेकिन बिल्डर आपको प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच रहा है, तो रजिस्ट्री किस पर होगी? 30 लाख पर। सही। तो खरीदार को स्टैम्प ड्यूटी तो 30 लाख पर देनी होती है, लेकिन उसकी जेब से 50 लाख जाते हैं और उसे लोन भी अक्सर उस 30 लाख की सरकारी वैल्यू पर ही मिलता है। अरे बाप रे, मतलब बाकी 20 लाख का इंतजाम खुद करो। हाँ, और दूसरी तरफ डेवलपर को देखिए, उसकी जेब में 50 लाख है, लेकिन उसे कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 30 लाख की रकम पर देना पड़ता है। मतलब दोहरा फायदा। बिल्कुल। ये पारदर्शिता की कमी इस पूरे सिस्टम को और धुंधला बना देती है। ये तो एक पूरा चक्रव्यूह है। पर आजकल बिल्डर सिर्फ घर तो नहीं बेचते, वो एक लाइफस्टाइल बेचते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, लाइफस्टाइल। हाँ, स्क्रिप्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट्स में इन्फिनिटी पूल, स्काई लाउंज, मिनी थिएटर, 5 स्टार लॉबी जैसी चीजें दिखाकर मार्केटिंग की जाती है। संदेश ये दिया जाता है कि खरीदार सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक स्टेटस खरीद रहा है। तो क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या इसका भी कीमत से कोई लेना देना है? लेना देना ही नहीं, ये कीमत को सही ठहराने का एक बहुत बड़ा जरिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी सुविधाओं को बनाने की जो लागत है वो प्रॉपर्टी की कुल लागत का एक बहुत छोटा हिस्सा होती है। सच में? हाँ, लेकिन इनकी आड़ में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। खरीदार असल में उस सुविधा के लिए नहीं बल्कि उसके भ्रम के लिए भुगतान कर रहा होता है। वाह, तो पहले जमीन रोकी, फिर कार्टेल बनाया, फिर नकली डिमांड पैदा की और फिर इन सब पर लाइफस्टाइल का एक चमकदार पर्दा डाल दिया। बिल्कुल। इस पूरी मशीनरी में एक और पुर्जा है, एजेंट। उसकी क्या भूमिका होती है? एजेंट एक बहुत अहम किरदार है। उसका कमीशन प्रॉपर्टी की कीमत से जुड़ा होता है ना? हाँ, जितने में बिकेगा उतना ज्यादा कमीशन। तो वो हमेशा ज्यादा दाम पर बेचने की ही कोशिश करेगा। स्क्रिप्ट में बताया गया है कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाले जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर अभी नहीं लिया तो दाम बढ़ जाएंगे, या बस कुछ ही यूनिट्स बची हैं, या फिर बुकिंग जल्द ही बंद होने वाली है। ये तो मैंने खुद सुना है। इन बातों को सुनकर खरीदार अक्सर तर्क से नहीं भावनाओं से फैसला ले लेता है। इस पूरे प्राइस इन्फ्लेशन के खेल का मतलब आखिरी मनोवैज्ञानिक दांव है जहां तर्क पर भावनाएं हावी हो जाती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से ये तो साफ है कि रियल एस्टेट का असली स्कैम सिर्फ कागजों की धोखाधड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो कीमत को बनावटी तरीकों से बढ़ाकर एक सपने के नाम पर खरीदार से ज्यादा पैसे वसूलने का है। लैंड होल्डिंग, कार्टेल, नकली बुकिंग, कैश का इस्तेमाल और लाइफस्टाइल का भ्रम, ये सब मिलकर कीमत का एक बुलबुला बनाते हैं। तो फिर एक खरीदार क्या करे? स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, रियल एस्टेट में फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि मूल्यांकन से लिए जाने चाहिए। हर चमकती चीज सिर्फ एक भ्रम हो सकती है और उस भ्रम की कीमत बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। ये एक बहुत ही जरूरी सीख है कि जब कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो शायद वो सच है ही नहीं। बिल्कुल। रिसर्च करना, होमवर्क करना और सबसे जरूरी बाजार के बनाए हुए दबाव में न आना ही सबसे बड़ा बचाव है। ये सब कुछ जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। ये सब जानने के बाद कि सिस्टम में इतनी परतें हैं, एक आम खरीदार के तौर पर सही मूल्यांकन करने का मतलब पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए?